नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दोस्तों, आज आपका फिर हमारे सिद्रा हॉरर स्टोरीज़ में स्वागत है। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी दो दोस्तों की है। एक की उम्र 14 साल और दूसरे की 24 साल है, जो अपने एक दोस्त की शादी में एक रात जाते हैं। तो जंगल भरे रास्ते में उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। हेतु भाई, आज रात को शादी में जाना है ना? याद है ना? टिफ़िन लेकर घर से काम पर निकल रहे मेरे पड़ोस में रहते परिवार के एक 24 साल के युवा हेतु भाई को मैंने रोका और पूछा। हाँ छोटू, पता है, हो सके तो उतना जल्दी आ जाऊंगा, तू तैयार रहना। अपनी साइकिल का लॉक खोलते हुए वे बोले और साइकिल चलाते निकल गए। आज रात को मेरे स्कूल के मित्र के बड़े भाई की शादी है और इत्तेफाक से वे मेरे पड़ोस में ही रहते हेतु भाई के भी मित्र हैं। तो जब शादी का न्योता आया तो मैंने हेतु भाई के साथ जाने का फैसला किया था। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ विशाल प्रदेश है जो जंगलों से घिरा हुआ है। इन जंगलों में 3-4 किलोमीटर के अंतर में हमारे 3 टाउन हैं। टाउन का नाम तो एक ही है, मगर बीच में इतना अंतर होने की वजह से लोगों ने हर टाउन के आगे नंबर जोड़ दिए, जिससे पता लगाने में आसानी हो। मैं पहले 2 नंबर के टाउन में रहता था, पर अब मैं 1 नंबर के टाउन में रहने आ गया हूँ। दरअसल मैं अभी 7वीं कक्षा का छात्र हूँ और मेरी बस हमारे 2 नंबर वाले टाउन तक नहीं आ पाती थी, क्योंकि बीच में बहुत सारे खेत और बीहड़ इलाका आता था। रास्ता भी गया गुजरा था और मेरे स्कूल का समय दोपहर का था, तो मुझे शाम को घर आना पड़ता, जो काफ़ी परेशानी कर सकता था। बाकी सब बच्चे नज़दीकी स्कूल में चल कर आते थे और सुबह की स्कूल थी तो कोई परेशानी नहीं होती थी। पर मैंने शहर के स्कूल में एडमिशन लिया था, तो मैं अकेला ही आता था जो बस में जाता था। और हमारे सभी टाउन में शहर के रोड से नज़दीक 1 नंबर वाला टाउन ही पड़ता था, तो हम वहीं रहने चले गए। अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन जिनके हम पड़ोसी हुए वे सब काफ़ी अच्छे लोग हैं। माता पिता 3 भाई और वे सब मुझे उम्र में बड़े हैं, लेकिन मेरे मित्र बन चुके हैं। हमारे पड़ोसी के परिवार में 3 भाई हैं और उनके माता पिता हैं। वे सब मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन मेरे मित्र बन चुके हैं। हम अक्सर बाहर घूमने जाते हैं। एक बार की बात है, इस शादी के न्योते के एक दिन पहले ही मैं, हेतु भाई और उनके भाई बाहर एक मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। खेल के बीच में मैं गेंद लेने झाड़ियों में चला गया था और तब मैंने वहाँ एक लोटा देखा था जो काले कपड़े से लिपटा हुआ था। मैं कब से परेशान था, क्योंकि बैटिंग करने की मेरी बारी आ ही नहीं रही थी और फील्डिंग ही भर रहा था। तो गुस्से में उस लोटे को ज़ोर से लात मारकर दूर फेंका और अपना आक्रोश व्यक्त किया, और लोटे को दूर गिरते पड़ते देख खुद पर घमंड कर सीना चौड़ा कर चलने लगा। और इसी के चलते अगली गेंद में हेतु भाई अजीब तरह से गिर गए और आउट हो गए। इसी तरह हम लोग खेलते और शाम को टाउन के बस स्टॉप के पास रहे मंदिर जाते, दर्शन करते और थोड़ी देर वहाँ बैठते। टाउन के बुज़ुर्गों के पास उनके अनुभव तथा उनके समय की बातें करते और सुनते। मेरे स्कूल के मित्र के भाई की शादी का न्योता आने पर मैं शादी में जाने के लिए उतावला था। ज़्यादातर रात की शादी ही होती थी हमारे टाउन में, और हमारे पास सिर्फ साइकिल थी हेतु भाई की, जिससे हम दोनों जा सकते थे। और या तो फिर चलकर जाना हो सकता था, लेकिन रात को 11 बजे 3-4 किलोमीटर बीहड़ में चलना वैसे तो मेरे लिए आदत थी, मगर हेतु भाई को ऐसा अनुभव कभी न था। तो उनकी सलामती के लिए मैंने उन्हें कम से कम जल्दी आने के लिए इतला किया। हेतु भाई बहुत ही भोले भाले और सरल इंसान थे। युवा थे, मगर बचपन से ही काम करते थे तो बड़े लोगों की तरह ही बर्ताव करते थे। वे कभी अपने टाउन को छोड़कर दूसरे टाउन नहीं गए थे, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिली होगी। और एक मैं था जो सभी टाउन की गलियों से वाकिफ़ था। बीहड़ के रास्ते हो या जंगल का कोना, सब पता था मुझे, क्योंकि मैं और मेरे दोस्त सारा दिन सभी टाउन में दिन रात घुमा करते थे और अपने शरारतों से लोगों को बहुत सताते। इस कारण घर वालों से कई बार पिटाई भी हुई, लेकिन पढ़ाई में हमेशा अच्छे नंबर आते थे, तो ये सब शरारतें ज़्यादा दिखती ही नहीं थी। अब बस हेतु भाई का इंतज़ार था। रात के 7 बज गए, लेकिन हेतु भाई नहीं आए। बार बार घर से बाहर जाता और वापस अंदर चला आता। तैयार होकर बैठा था। शादी का वक्त 11 बजे का था और अब तो 10 भी बज गए थे। मैं हेतु भाई के घर गया और पता लगाया कि कोई खबर न थी। उनके पापा ने तो बताया कि काम शायद ज़्यादा हो गया इसलिए देर हो गई है। अक्सर ऐसा होता है।
मैं घर वापस आ गया। इंतज़ार करने के अलावा और कोई विकल्प न था। अकेले जा सकता था, लेकिन हेतु भाई के साथ जाने की बात हुई थी तो अकेले जाना ठीक नहीं था। 11 से 11:30 बज गए पर हेतु भाई ना आए। सोचा अब अगर मैं ना जाऊंगा तो मेरे मित्र को बुरा लगेगा। निकल ही जाता हूँ। जैसे मैं घर से बाहर निकला ही कि हेतु भाई दिखे। एक हाथ में साइकिल के टायर, दूसरे हाथ में टूटी साइकिल को कंधे पर रख के चले आ रहे थे। वो पूरे भीगे हुए लग रहे थे। उनकी हालत को देख के मैं चौंक गया। घर के बाकी सदस्य भी यह देखकर घबरा गए। क्या हुआ? मैंने हैरानी से पूछा। कहीं चोट तो नहीं आई? हम सब उनका हाल पूछने लगे। मैं ठीक हूँ, मैं बस आ रहा था कि अचानक जैसे मुझे किसी ने धक्का मारा और मैं टाउन के सड़क के पास के तालाब में गिर गया। अरे बाप रे! किसने धक्का मारा था? कौन था? हमने पूछा। अंधेरा काफ़ी था, कुछ दिखा नहीं। आज सुबह से ही दिन खराब है, हेतु भाई बोले। ऐसा क्यों? मैंने पूछा। कुछ नहीं छोटू, वो सब छोड़ो, चलो मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, शादी में बहुत देरी हो जाएगी, हेतु भाई बोले। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा सब हुआ है और आप शादी की बात कर रहे हैं? मैं चला जाता हूँ, आप आराम कीजिए, मैंने कहा। अरे कैसी बात कर रहा है छोटू, मैं ठीक हूँ। और सिर्फ तेरे दोस्त के भाई की शादी नहीं है, वो मेरा भी दोस्त है। हम साथ में पढ़ाई करते थे और वैसे भी मैं तुझे ऐसे पैदल अकेले नहीं जाने दे सकता, वो भी इतनी रात में, हेतु भाई ने कहा। अरे मेरे लिए ऐसा मामूली बात है, और अगर आप आ रहे हो तो पैदल ही आना पड़ेगा। साइकिल तो टूट चुकी है, मैंने टूटी साइकिल दिखाते हुए कहा। मैं किसी और से मंगवा लेता हूँ, ऐसे चल के नहीं जा सकते। 3-4 किलोमीटर बीहड़ के रात के अंधेरे में चलना जाना ठीक ना होगा। हेतु भाई की बात सुन मैं हंसने लगा। आपको डर लग रहा है क्या? मैंने हंसते हंसते पूछा। नहीं तो, मैं नहीं डरता। हेतु भाई की ऊपरी बहादुरी देख मुझे मस्करी सूझी और सोचा चलो आज कुछ शरारत हो जाए। देखिए, आपको आना हो तो आओ, मैं तो चला, मुझे डर नहीं लगता। अगर हिम्मत है तो चलो पैदल मेरे साथ, कहकर मैंने चुनौती दे डाली। और एक 13 साल की उम्र के बच्चे से अगर 24 साल का नौजवान हार जाए तो शर्म वाली बात होती है। ये सोच हेतुबाई ने हाँ कर दी। तकरीबन 12 बजे के आसपास हम दोनों घर से निकले। वैसे निकलते वक्त भी हेतु भाई ने एक दो बार साइकिल ले जाने के लिए आग्रह किया, मगर मैंने अनसुना कर दिया। मुझे बहुत जल्दी थी शादी में जाने की। एक तो देर भी हो गई थी और चलते चलते जाना था, तो मैं अपने कदम तेज़ी से बढ़ाने शुरू कर दिए। हेतु भाई मेरे साथ साथ चल रहे थे। दोनों टाउन के बीच बिहड़ से पहले एक और सुनसान जगह आती थी जहाँ शमशान था। वैसे तो हम कई बार रात को यहाँ ऐसे ही आ जाया करते थे, मगर आज कुछ अलग ही अनुभूति हो रही थी। शायद इसलिए कि हेतु भाई साथ में थे और परिस्थिति विपरीत थी। वैसे दूर से शादी की हल्की सी चमक और संगीत सुनाई पड़ रहा था, जिससे इतना भी अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। शमशान के आगे चल हम बीहड़ में पहुँचे। खेत, जंगल और कच्ची सड़क। हेतु भाई ने मेरा हाथ पकड़ मुझे अपने पास रखा। वैसे मैं जानता था कि उन्होंने नहीं, मैंने उनका हाथ पकड़ा है। हेतु भाई बस कुछ देर और, देखो शभाई, शादी का मंडप और सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम सीधा सुबह ही घर जाएंगे तो किसी का साधन भी मिल जाएगा, घर तक छोड़ देंगे। साइकिल नहीं लाए, अच्छा हुआ ना, मैं बोला। हाँ, वैसे तुझे तो यहाँ का हर रास्ता पता है, इसलिए अभी हमें बीच में कोई परेशानी या कुछ नहीं मिला। हेतु भाई अब खुश लग रहे थे। हाँ, मैं हूँ तो क्या दिक्कत है, कहकर मैं फूला नहीं समा रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने और हेतु भाई ने एक ऐसी भूल कर दी है जो हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी। शादी में पहुँचे, लेकिन ये क्या, शादी का माहौल तो कुछ अजीब सा लग रहा था। अभी दूर से बज रहा संगीत और लोगों की किलकारियों की आवाज़ें तो शादी का माहौल अच्छा बता रही थी, लेकिन शादी के मंडप में देखा तो संगीत बंद हो चुका था और लोग अपने अपने घर वापस जा रहे थे। पता चला दोनों तरफ से कि कुछ रिश्तेदारों में आपस में लड़ाई हो गई और मामला बहुत बढ़ गया, तो शादी रोक देनी पड़ी। हमें भी घर वापस जाने को कहा तो हेतु भाई मुझे करारी निगाहों से देखने लगे कि सुबह छोड़ो, अब तो घने अंधेरे में ही वापस जाना पड़ेगा। जैसे तैसे तो आ गए, अब वापस कैसे जाएं? मैंने साइकिल के लिए भी मना कर दिया था। ये जो लोग जा रहे हैं उनके साथ चले जाते हैं, हेतु भाई बोले। नहीं जा सकते, बाकी सभी इसी टाउन के हैं और जो लोग बाहर से आए हैं वे सब इस टाउन के पिछले वाले हाईवे से होकर जाएंगे, जो सीधा शहर के हाईवे से मिलता है, और हमारा टाउन उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में है। तो मैं बोला, चलकर ही जाना पड़ेगा। हेतु भाई बोले, मज़ा आएगा, आए थे वैसे ही चले जाएंगे, मैं हूं ना, मैंने कहा।
देखते देखते सब अपने अपने घर चले गए। हम भी निकल पड़े। टाउन से निकले और सामने वही खेत, कच्ची सड़क, अंधेरा, बीहड़ इलाका और सिर्फ मैं और हेतु भाई। मेरे कदम से कदम मिलाते हुए हेतु भाई चल रहे थे। कभी कुछ जोर सी हवा, तो कभी खेत के आसपास की कुछ हलचल, कभी कीड़ों की आवाज़ों की गनगनाहट, तो कोई उड़ते हुए कीड़े हमारे मुंह से टकराते। कभी कभी छोटे छोटे गड्ढों में पैरों का पड़ना, ऐसा लगता जैसे किसी ने मानो अचानक पैर पकड़ लिया हो। तभी हेतु भाई रुक गए। मैं थोड़ा आगे चल रहा था, तो जब पीछे देखा तब पता चला कि वे रुक गए हैं। एक तो अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, तब मोबाइल भी नहीं थे हमारे पास, और जल्दी जल्दी में टॉर्च लेना भी भूल गया था। मैं हेतु भाई के नज़दीक गया तो पता चला उनका ध्यान किसी और तरफ है, और वे डरे हुए हैं और कांप रहे हैं। क्या हुआ हेतु भाई, रुक क्यों गए, मैंने पूछा। वहाँ कोई है, उस तरफ, पास के खेत की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा। मैंने देखा तो झाड़ियों से कुछ हिल रहा था और कुछ चमक रहा था। अरे वो तो कुत्ता होगा, खेतों में खुले घूमते ही रहते हैं, चिंता मत करो, हमें अभी आगे जाना है, मैंने कहा। अच्छा, वैसे भी अब रुकना नहीं है, हेतु भाई बोले। हम आगे बढ़े। हेतु भाई चल तो रहे थे, मगर उनके अंदर के डर ने उन्हें हिला दिया था। मुझे उनके हाव भाव से लग रहा था कि मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं अब ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मेरी साइकिल ना ले जाने की भूल की वजह से जो हम चल के आए थे, नहीं तो साइकिल होती तो हाईवे पर से ही आ सकते थे। देर होती, मगर इस तरह से डर डर के जाना नहीं पड़ता। ऊपर से सभी आगे शमशान घाट भी आने वाला था। वो तो इस बिहाड़ इलाके से भी ज़्यादा खतरनाक होगा और डरावना होगा। इस घनी रात में मैं हेतु भाई को लेकर चिंता में था कि उन्हें तो यहाँ का कुछ भी नहीं पता, तो अगर कुछ हुआ तो वे कहाँ जाएंगे। ये सोच मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ रखा। धीरे धीरे आगे बढ़े, और बस अब तो आगे जो हमने देखा उस पर तो मैं भी डर गया। आगे खेतों के ख़त्म होने पर एक बड़े से पेड़ के नीचे कोई बैठा दिखा। उस अंधेरी रात में एक साया सा बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। उससे थोड़ी दूर पर हम चल रहे थे। जैसे हम कुछ नज़दीक पर पहुँचे तो देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी है, जो बिल्कुल सफ़ेद रंग की है और काले कपड़ों में है। वह अपने हाथों में पहनी चूड़ी को बार बार खनका रही थी। उसका ध्यान अभी हम पर नहीं था। हेतु भाई तो जैसे गूंगे हो गए थे, सांस तक नहीं ले पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी वो गिर पड़ेंगे। उस पेड़ से दूरी बनाते हुए हम दोनों धीरे धीरे बिना कोई आवाज़ किए वहाँ से गुजर रहे थे। जब तक वह औरत कुछ हरकतें करती, रुक जाती, हम भी रुक जाते। मुझे हेतु भाई के डर के मारे फड़फड़ाना साफ महसूस हो रहा था। हम एक एक कदम ध्यान से आगे बढ़ा रहे थे। वो बूढ़ी औरत अपने हाथों को हवा में घुमाती और चूड़ियों की आवाज़ें करके मुस्कुराती। उसका सफ़ेद रंग वाला देह बेहद साफ दिखाई देता था, और उसकी डरावनी मुस्कान मानो आज हमारी जान ले ही लेगी। तभी हमारे पैर किसी प्लास्टिक के डब्बे से टकराया और ज़ोर से आवाज़ हुई। इस घनी रात के अंधेरे को चीरती हुई एक आवाज़ जाके उसके कानों से टकराई। आवाज़ सुनते हुए बूढ़ी औरत ने हमारी तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी गुस्से आंखें और मुस्कान भरा चेहरा अचानक बेढंग बन गया। वो खड़ी हो गई और हमारी तरफ हाथ करके दौड़ी। अब भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं यह कुछ करूं इससे पहले कि हेतु भाई भागे। मैं भी भागा। वह बूढ़ी औरत भी चीखते चिल्लाते हमारे पीछे दौड़ने लगी। हम अंधेरे में इधर उधर बीहड़ में भागने लगे। मैंने हेतु भाई को मेरे साथ रहने को कहा। हम भागते भागते शमशान के पास पहुंचे और पीछे देखा तो कोई नहीं था। यार छोटू, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी वजह तू भी फंस गया, हेतु भाई बोले। अरे ऐसा मत बोलो हेतु भाई, गलती मेरी है। अगर साइकिल ले लेते तो शायद हम दूसरों के पीछे पीछे हाईवे से होकर भी जा सकते थे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमता फिरता रहता था, पर आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर आज ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बोला। वहीं तो मेरी भूल है छोटू। आज जब मैं काम के लिए निकला था तो मेरी फैक्ट्री के पास एक बंद मील है, जहाँ से होकर मुझे जाना पड़ता था। आज उस मील का दरवाज़ा खुला हुआ था, जो मुझे बहुत अजीब लगा, तो मैं वहाँ अंदर गया। मैंने वहाँ एक काले कपड़े में ढका एक लोटा देखा। मैंने उस लोटे को खोला तो उसमें एक सोने का सिक्का था। तो मैंने ले लिया और लोटा वहीं फेंक दिया और काले कपड़े को पास के नाले में फेंक दिया। मुझे लगता है यह सब उसी का नतीजा है। मुझे उस लोटे को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, हेतु भाई ने अपनी बात कही। क्या वो सिक्का अभी भी आपके पास है, मैंने पूछा। हाँ, कहकर हेतु भाई ने मुझे वो सिक्का दिखाया।
मैंने उसे हाथ में लिया कि तभी जिस रास्ते से हम आगे जाना था उसी पर काले कपड़ों में वही बूढ़ी औरत बैठी दिखी जो अपनी चूड़ियाँ खनका रही थी। दूसरी तरफ शमशान से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। दांत जैसे ठंडी में आवाज़ें करते हैं वैसे ही उस बूढ़ी औरत के दांत हमें देखकर होने लगे, जिसकी आवाज़ अंधेरे के सन्नाटे में हमें कंपा रही थी। तभी हमारे गुर्दे मुंह को आ गए जब हर तरफ से अनगिनत डरावनी बूढ़ी औरतें आने लगी। मैंने तुरंत सिक्के को शमशान की ओर फेंक दिया तो सभी बूढ़ी औरतें उस तरफ चिल्लाते चिल्लाते भागने लगी। यह देखकर हम खुश हो गए कि हम बच गए। हम भी जल्दी से निकलने के लिए आगे बढ़े कि एक कंकाल हमारे सामने खड़ा हो गया। उसकी खोपड़ी हमें देख जोर जोर से हंसने लगी और हम दोनों भागे। उससे पहले उसने हमें पकड़ लिया। यह देख शमशान की तरफ गई डरावनी बूढ़ी औरतें भी हमारी तरफ भयानक हंसी करती हुई दौड़ी और हमारे हाथ पैर पकड़कर इधर उधर खींचने लगी। वे लोग हमें खींचते खींचते उछालते उछालते शमशान की ओर ले जा रही थी। शमशान की अग्नि भी अपने आप शुरू हो गई। अग्नि के सामने रख उस कंकाल ने मेरा मुंह काले कपड़े से ढक दिया और ऊपर उछाला। मैं सिर्फ हेतु भाई मेरा नाम चिल्ला रहे थे वही सुन पा रहा था। छोटू छोटू छोटू, अरे उठ जा भाई, शादी में जाना है, यह सुन। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा तो मैं अपने घर में था और हेतु भाई मेरे सामने थे। मैंने घड़ी देखी तो पता चला कि 7 बज गए हैं। हेतु भाई आप यहाँ और मैं भी यहाँ, मैं सोच में पड़ गया। अरे बोला तो था मैंने कि जल्दी आ जाऊँगा, अब जल्दी से तैयार हो जा, हमें निकलना है, हेतु भाई बोले। शादी में? मुझे इस तरह से बोलता देख हेतु भाई हंसने लगे। तूने फिर से कोई बुरा ख्वाब देखा ना? कितनी बार बोला है भूत वाली फिल्में कम देखा कर। हेतु भाई की बात सुन मुझे पता चला कि मैं दोपहर को सो गया था और फिर जो भी हुआ सब ख्वाब था। आपकी साइकिल पर ही जाएंगे भैया, कुछ अगर हुआ तो दिक्कत नहीं होगी, मैंने कहा। नहीं जा सकते छोटू, मेरी साइकिल आते वक्त टूट गई थी, मैं गिर गया था अचानक से। हमें चलकर ही जाना पड़ेगा और तू है तो फिर क्या मुसीबत, कहकर हेतु भाई मेरे घर से निकले और मैं यह सुन सुन पड़ गया। और तभी मेरे बिस्तर के नीचे से चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मेरा गला ही सूख गया और मैंने धीरे धीरे बिस्तर के नीचे मुड़कर देखा तो ही काले कपड़ों में बूढ़ी सफ़ेद औरत अपनी चूड़ी की आवाज़ें करती मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और मैं बस ओ नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी और हमें पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत ही डरावनी और रोमांचक लगी होगी। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।